वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी फर्स्ट एड एंड हेल्थ का कुछ वीडियो दे दीजिए, कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए, और लगातार कमेंट्स आ रहे थे। बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास फ़ोन किया, एसएमएस किए, व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज किए, तो उनके इतने ज़्यादा एक प्रकार से डिमांड थी फर्स्ट एड एंड हेल्थ के पेपर को लेकर के कि मुझे यह वीडियो एक प्रकार से मैं उचित सिचुएशन में इस समय नहीं हूँ कि मैं वीडियोज़ आपको दे पाता, लेकिन फिर भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। चूँकि इस समय हमारे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत ज़ोरों शोरों से पढ़ाई हमारी भी चल रही, खुद की मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। चूँकि मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं था, अब इस समय पढ़ाई मैंने अपनी एकदम से तीव्र गति से प्रारंभ करी है और इसी बीच आपके पेपर भी हो रहे हैं। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा जिस छात्र छात्राओं ने, हमारे पास बहुत सारे छात्र छात्राओं ने पेपर सेंड किया और उनके पेपर का हल मैं नहीं कर पाया चूँकि हमारे पास समय नहीं था। पेपर होते हैं तो कई पेपर है हमारे भी, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए आपके लिए समय थोड़ा सा नहीं निकाल पाया इस बीच, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए प्रयास ज़रूर करता रहा। इसी बीच थोड़ा सा मुझे 1-2 दिन का गैप मिल गया, तो मैंने सोचा कि भाई जो कुछ करवा सकते हैं वो इन्हीं 2-3 दिनों में मैं सोचने का प्रयास करूँगा। बाकी 2 पेपर हमारे और बचे हुए हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, फिर उसके बाद में जो है आपके लिए ही संपूर्ण पूरा लगभग पूरा ये साल रहेगा और 24 पूरा एकदम खाली है, कोई दिक्कत नहीं। 24 में मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, तो आप लोगों के लिए ही पूरा समर्पण है, ठीक है। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते तीव्र गति से, बिना कुछ समय गवाए हुए। चूंकि आपके पास समय नहीं, फर्स्ट एड एंड हेल्थ को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ठीक है। बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस में अगर आप सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, अर्थात बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आप हैं, तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए, क्या पढ़ना पड़ेगा? फर्स्ट एड एंड हेल्थ, और वो भी पढ़ना पड़ेगा ये को करिकुलर विषय के रूप में। को करिकुलर विषय का मतलब होता है, क्या होता है? अनिवार्य प्रश्न पत्र, ठीक है। अब अनिवार्य प्रश्न पत्र का मतलब होता है कि भाई ये हर सेमेस्टर में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका होगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, 3 साल का बीए है, ये एक प्रकार से आपका होने वाला है। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में आने की संभावना जिनकी बहुत ज़्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को हमने इसमें रखा है। तो टॉप 100 से अधिक प्रश्न है, लगभग इसमें 150 के आसपास प्रश्न होंगे, ठीक है। लेकिन 200 यहाँ पर जो है लिख दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लगभग 150 प्रश्नों को हमने इसमें तैयार किया, तो आप सभी लोग पाएंगे। अच्छा, 150 प्रश्न आपको लिखित फॉर्म में जरूर मिलेंगे, लेकिन जो बीच बीच में और भी प्रश्न होंगे मैं उसको बताता हुआ चलूंगा। तो एक प्रकार से महासंग्राम रिवीजन क्लास 2023 की परीक्षाओं के लिए है। 24 और 25 की परीक्षाओं में भी इस वीडियो से प्रश्न आएंगे, चूँकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे जो आपके जूनियर्स बच्चे आएंगे उनके लिए भी, ठीक है। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साइनोफोबिया डर है। साइनोफोबिया किसका डर होता है? बिल्ली का, कुत्ते का, या चूहे का, या फिर अंधेरे से? आप बिल्ली से डरते हैं, या आप कुत्ते से डरते हैं, चूहे से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं? तो फोबिया माने होता है किसी चीज़ से डरना, ठीक है, घबराना किसी चीज़ से। तो जो साइनोफोबिया होता है वो कुत्ते से डरने को हम साइनोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य लक्ष्य है बूढ़ों की देखभाल करना, बीमारों की देखभाल करना, सभी के स्वास्थ्य में सुधार लाना, या बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना। तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य लक्ष्य रखा जाता है, वो लक्ष्य है, वो क्या है? वो लक्ष्य है सभी के स्वास्थ्य में सुधार लाना, चाहे वो बूढ़ों की बात हो, चाहे बीमारों की देखभाल की बात हो, चाहे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार की बात हो। सभी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य का लक्ष्य होता है कि भाई सभी का इलाज किया जाए, सभी अच्छे रहें, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपके मार्केट में उपलब्ध होगा, हर एक मार्केट में होता है, हर एक ब्लॉक स्तर पर, तो आप देखिएगा, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, या अंधेपन की रोकथाम, या मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, या स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं। अब बताइए सामुदायिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है इनमें से वो कौन सी होती है? वो महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है सामुदायिक स्वास्थ्य का, वो होता है अंधेपन की रोकथाम करना। अंधेपन की रोकथाम करना ये एक प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण कार्य है। बाकी और भी काम है, संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब काम तो हैं ही, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कार्य है और महत्वपूर्ण कार्य में आपका अंधेपन की रोकथाम भी आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बा लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था। वैश्विक टीका कार्यक्रम कब शुरू किया गया था भाई? वैश्विक टीका कार्यक्रम, जिसको बताएं इन्वायरमेंटल बताएं
वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? EPI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। कब शुरू किया गया था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मई 1974 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट आंसर आ रहे हैं। सभी लोग अपना आंसर देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। सभी पर हमारी नज़र एकदम से बनी रहेगी, तो आप सभी लोग एकदम से जो है वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और आंसर देने का प्रयास करें, बातचीत बिल्कुल भी ना करें। प्रश्न है अगला, भारत में सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1974, 63, 1900 या 1984 या 1985? तो सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है ये 1985 में हुई है, 1985 ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंट्रा त्वचीय रूप से किसे इंजेक्ट किया जाता है? तो इंट्रा त्वचीय रूप से इंजेक्ट कर किसको किया जाता है? BCG का जो टीका होता है उसको। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होता है। ये त्वचा में लगता है BCG का, ठीक है। तो पोलियो वैक्सीन, DPT या B और C दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? BCG का जो टीका होता है वो आपका वो एक प्रकार से ये होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, DT मतलब द्विसंयोजक टीका जो होता है ये कब दिया जाता है? तो DT जो होता है ये 5 से 6 वर्ष के बाद में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे को 5 या 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसको लगता है कौन सा टीका भाई? उसको लगता है द्विसंयोजक टीका, मतलब कि जिसको आप DT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हंटिंगटन का कोरिया है। हंटिंगटन कोरिया या लास्ट जिसको आप कहते हैं, तो हंटिंगटन का कोरिया क्या है भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका अधःपतन, जिसके कारण पैर, हाथ और सिर का अनैच्छिक रूप से हिलना इसमें शामिल होता है, ठीक है। इसी बोलते हैं हंटिंगटन का कोरिया, एक टाइप का ये डिफिशियंसी ही है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। बाकी एक दूसरा चैनल है हमारा, आपको मैं बता दूं, BA करेकर यूट्यूब चैनल। कौन सा चैनल है भैया? BA करेकर यूट्यूब चैनल। तो BA करेकर यूट्यूब चैनल अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरा ही चैनल है। और इसी चैनल पर फर्स्ट एड हेल्थ की जो प्लेलिस्ट है वो पड़ी हुई है। तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ की जो प्लेलिस्ट है वो पड़ी हुई कहाँ पर? BA करेकर यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दूं, इसी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैंने शुक्ला स्टडी पॉइंट, यानी जिस चैनल पर आप इस वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने उसको शेयर कर दिया है। तो आप हमारे शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल से प्लेलिस्ट में ही देख सकते हैं जा करके, ठीक है। तो BA करेकर को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसी के माध्यम से। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, न्यूरोसिस की विशेषता है, बताएं सभी लोग फटाफट से। अच्छा, आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं और जिनका हिंदी है, सेकंड सेमेस्टर में आप हैं, अगर आप हिंदी का कोर्स भी पढ़ना चाहते हैं, कोर्स है आपका जो, आप अगर हिंदी का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। हिंदी का कोर्स है थर्ड सेमेस्टर का, BA थर्ड सेमेस्टर का, जिसमें आपको PDF नोट्स हैं, ठीक है। हमारे पास PDF नोट्स हैं प्रत्येक चैप्टर की। इसके अलावा चैप्टर वाइज वीडियो के एक प्रकार से प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, जो कि प्राइवेट फॉर्म में है, ठीक है। वो जैसे ही आप जो है हमारे साथ जुड़ेंगे तुरंत आपके पास सेंड कर दी जाएगी। तो जिन छात्राओं को एक प्रकार से थर्ड सेमेस्टर का, जैसे आपका पेपर संपन्न होता है सेकंड सेमेस्टर का, तुरंत आप थर्ड सेमेस्टर का प्रारंभ कर दीजिए। और मैं तो कहता हूं कि आप लोग तुरंत हमारे पास SMS करेंगे। कौन सा नंबर है हमारा? 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोगों को SMS कर देना है व्हाट्सएप पे, और आप यही कहोगे कि सर जी हमको क्या चाहिए? हमको हिंदी साहित्य BA थर्ड सेमेस्टर का कोर्स चाहिए। अच्छा, हिंदी साहित्य का कोर्स जो है आपका वो एक प्रकार से आपको मिल जाएगा PDF नोट्स के साथ, और बाकी सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको उसमें बिल्कुल फ्री में मिलते रहेंगे, मतलब बाकी सब्जेक्ट के बिल्कुल फ्री में आपको मिलते रहेंगे। और हिंदी और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपके लगभग जो भी सब्जेक्ट होंगे, अधिकतर सब्जेक्ट मैं पढ़ाता ही रहता हूँ यूट्यूब पर, आप देखते ही हैं, फिर बिल्कुल फ्री में। तो हिंदी साहित्य का जो संपूर्ण सिलेबस है वो मात्र उसके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है, ताकि आप लोगों का मतलब कि जो एक प्रकार से कंटिन्यूअस जो पढ़ाई होती है वो आप लोग जारी नहीं कर पाते हैं। आप लोग 1-2 क्लास देखते हैं, उसके बाद में नहीं आप पढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको जब अगर 100 रुपये पे करेंगे तो इससे आपको ये होगा कि आप जो है पढ़ने के लिए आतुर होंगे, और उसमें क्या होगा, PDF नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है 2024 की परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। जो छात्र 2024 में BA थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देंगे, ठीक है, यानी आप ही लोग इनकी बात करें, चूँकि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं, आप लोग 24 में आपकी परीक्षा जनवरी फरवरी के आसपास से जनवरी में आपकी होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग हमारे नंबर 9161936062 पर व्हाट्सएप SMS करेंगे। आप कहेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य का कोर्स चाहिए, फिर उसके बाद में मैं आपको जो है एक स्कैनर सेंड कर दूंगा, ठीक है, UPI माध्यम का, और उसी पे आपको मात्र 100 रुपये पे करके और अपने जहाँ से आप पे करवाइएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे अपने भाई से, चाहे अपने पिताजी से या चाचा से, किसी से आप करवाएं या खुद करें तो अपने दोस्तों से करवा दें। आप स्क्रीनशॉट ले करके और मेरे पास उसको सेंड कर दीजिएगा। और जैसे ही आप सेंड करेंगे मैं तुरंत जो है, आप जैसे स्क्रीनशॉट आपने सेंड किया तुरंत मैं आपके पास PDF नोट्स भी भेज दूंगा और आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा वो PDF नोट्स आपको ही पढ़ना है, आप दूसरों को मत शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप दूसरों को शेयर करेंगे तो उससे एक प्रकार से जब मुझे पता चलेगा कि आपने शेयर किया है तो फिर उसमें फिर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप अगर उसको शेयर कर देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप PDF नोट्स मत शेयर करिएगा, आप वीडियो देखिए आराम से वो प्राइवेट फॉर्म में, ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। और ये इसीलिए चार्ज रखा गया, मैं चार्ज वार्ज कुछ नहीं रखता, लेकिन फिर भी इसलिए रख दिया गया है क्योंकि क्या हो कि आप लोग का थोड़ा सा ध्यान केंद्रित हो और आप पढ़ सकें, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर जी आप जो है ये करिए, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। और पिछले वर्ष यानी आपके जो सीनियर हैं, जो आपकी बार एक प्रकार से फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं, उन लोगों को ये कोर्स दिया गया था ऑलरेडी। मैंने ये कोर्स ऑलरेडी बनाया हुआ था, आप लोगों ने चैप्टर 1 की वीडियो देखी होगी, फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दे चैप्टर 1 2 की, तो आप देख सकते हैं, उसको फ्री में ही अवेलेबल है, तो आप उसको देख करके फिर लें क्लास, ठीक है। सिलेबस भी मैंने न्यू अपलोड कर दिया है बोर्ड पर पढ़ा करके, तो आप देखिए। और बाकी जो न्यू क्लासेस होंगी वो उसी ग्रुप में आपको प्लेलिस्ट मतलब लिंक मिलती रहेगी। बाकी PDF नोट्स और जो हमारी क्लासेस हैं जो अभी हमने ली है, मुश्किल से 1 महीने पहले की क्लासेस हैं वो सारी, तो वो सारी क्लासेस आपके सीनियर लोगों को मैंने PDF मतलब बनाया था कोर्स, तो उनको मैंने दिया था, ठीक है। उसकी प्राइस मात्र 100 रुपये थी और आज भी उसकी प्राइस मैं 100 रुपये ही रख रहा हूँ, जो आने वाले हमारे न्यू छात्र हैं, और उनको उसमें कुछ नया इंक्लूड होकर के मिलेगा और PDF नोट्स भी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं कोर्स, और इसी के साथ साथ सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, शिक्षा शास्त्र और यहाँ तक कि जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट होगा उन सभी के PDF नोट्स और उन सभी के मॉडल पेपर, उन सभी के चैप्टर वाइज वीडियो और उसके भी नोट्स वगैरह जो भी बनेंगे हमारे पास, वो आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, आप जो भी हैं, आप तुरंत अपना नाम सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे और आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। ये सारी प्रकरण के बाद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, न्यूरोसिस की क्या विशेषता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। न्यूरोसिस की क्या विशेषता? भाई न्यूरोसिस की विशेषता होती है किसी दिए गए तनाव के लिए लंबे समय तक भावात्मक प्रतिक्रिया जो होती है उसी को बोलते हैं न्यूरोसिस। क्या अगर आपको कोई तनाव, कोई टेंशन मिल गया है तो उसके कारण से आप लंबे समय तक क्या होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। वही इमोशनल होने की जो क्रिया है वही होती है न्यूरोसिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मिर्गी रोग में रोगी को क्या होता है? मिर्गी रोग आप लोगों ने देखा होगा, तो मतलब कि किसी को हुआ होगा तो बहुत तड़फड़ाने लगता है एकदम से। तो मिर्गी रोग में क्या होता है, एक मूवी अभी अभी आई है, आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। वरुण धवन की मूवी है और उसमें एक प्रकार से जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है उसके बारे में बताया गया है। एक मूवी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उस मूवी का नाम, लेकिन मूवी है वो वरुण धवन की, अभी नई नई आई है और श्रीदेवी जी की उनमें लड़की हैं, उनका क्या नाम है, जो भी नाम हो, तो वो लोग दोनों लोगों की पिक्चर मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी। तो आप देख सकते हो उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो उस जो एक्टिंग कर रही श्रीदेवी जी की पुत्री, वो उसमें एक प्रकार से उनको मिर्गी का दौरा आता है, तो आप उसको देखिएगा तो मिर्गी उसमें आपको समझ में आ जाएगी। हालांकि आपको देखने का टाइम नहीं, लेकिन जब कभी भी आप खाली होंगे तो उस मूवी देख सकते हैं, अच्छी मूवी है, ठीक है। मुझे कोई पैसे नहीं मिले उस मूवी के, नहीं तो आप सोचो कि सर जी प्रमोशन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मैं प्रमोशन ही नहीं करता हूँ। आप देखते हैं मेरे वीडियो में मैं किसी का खुद आकर के प्रमोशन करता हूँ किसी ये सब प्रमोशन कई बार आते हैं हमारे पास, गेम वगैरह का प्रचार आए दिनों हमेशा आता रहता है, लेकिन मैं किसी का करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं गेम आपको खिलवाने का ठेका नहीं लिया, हमने आपको पढ़ाने का ठेका लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिर्गी रोग में क्या होता है भाई, मिर्गी रोग में क्या होता है, आक्षेप के दौरे आते हैं और व्यक्ति अपना होश खो देता है, उसको कुछ पता नहीं चलता कि भाई उसको हो क्या रहा है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कौन मानसिक रोग में शामिल नहीं है इनमें से? मानसिक रोग में क्या शामिल नहीं भाई, देखिए इसमें वंशानुगत कारक, बचपन के अनुभव, मस्तिष्क में परिवर्तन, ये तीनों शामिल हैं, जबकि रूमेटिक फीवर जो है ये शामिल नहीं है मानसिक रोग में। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानसिक रोग की प्रवृत्ति है। मानसिक रोग की क्या प्रवृत्ति होती है भाई, देखिए एक बच्चे के लिए अतिरिक्त स्नेह, झगड़ालू परिवार, गरीबी और अवसरों की कमी,
ये या फिर वंशागति। तो मानसिक रोग की जो प्रवृत्ति होती है एक प्रकार से ये वंशागति में ज़्यादा थोड़ा ध्यान दिया जाता है, तो वंशागति ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी चीज़ें कुछ हो सकती है मात्रा में, लेकिन इसमें डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, एक बच्चे को मानसिक बीमारी का विकास होगा यदि उसे नहीं मिलता है। अगर उसको नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है भैया? अगर उसको स्नेह नहीं मिलता है, उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है और मार्गदर्शन और अनुशासन नहीं मिलता है, तो बच्चा मानसिक रूप से बीमार जरूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो ये प्रश्न है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, और गड़बड़ी ये है, थोड़ा सा इसमें आप सुधार लीजिएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा भूल हो गई मुझसे भी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। इसमें यहाँ पर आप नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं वाला प्रश्न है। आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पर आप लोगों ने देखा अभी देखिएगा, यहाँ पर मानसिक रोग की प्रवृत्ति नहीं है, यहाँ पर कर लीजिएगा। क्या इनमें से मानसिक रोग की प्रवृत्ति नहीं है? तो एक बच्चे के लिए अतिरिक्त स्नेह, अगर किसी बच्चे को आप ज़्यादा प्रेम करेंगे, ठीक है, तो दूसरा बच्चा ऑलरेडी एक प्रकार से क्या हो जाएगा, एक मिनट, एक बच्चे के लिए अतिरिक्त स्नेह, एक बच्चे के लिए अतिरिक्त स्नेह और दूसरे के लिए अतिरिक्त स्नेह, जब ऐसा करेंगे तो दो यक्की हो जाएगा, तो इससे बच्चा मानसिक बीमार भी हो सकता है। जो दूसरा बच्चा होगा, झगड़ालू परिवार होगा तो भी दिक्कत होगी, गरीबी और अवसरों की कमी भी होती है, तो बच्चों में मानसिक हो सकता है प्रवृत्ति बढ़ जाए। तो वंशागति जो होती है इसमें थोड़ा संशय लगे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसीलिए इस प्रश्न में अभी थोड़ा संशय है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको अभी मत ध्यान में रखिए, ठीक है। ये प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, एक बच्चे को मानसिक बीमारी का विकास होगा यदि उसे नहीं मिलता है, तो उसको अगर स्नेह नहीं मिलेगा, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, मार्गदर्शन और अनुशासन नहीं मिलेगा, तो बच्चा मानसिक बीमार हो जाएगा। उपयुक्त सभी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक बीमारी के लिए सामाजिक उपचार की क्या आवश्यकता है, बताएं। मतलब मानसिक बीमारी के लिए प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है, इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का पुनर्वास किया जाए, दूसरे स्थान पर उनको रखा जाए, ठीक है, उनका स्थान परिवर्तित करवा दिया जाए। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानसिक रोग कौन सा है इनमें से? देखिए, धनुस्तंभ, न्यूरोसिस या डीजी निर्भरता या फिर शराब। तो न्यूरोसिस जो है ये मानसिक रोग है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने शुरुआत में बताया, न्यूरोसिस जो होता है ये तनाव के लिए, अगर किसी को लंबे समय तक किसी चीज़ के लिए तनाव दिया जाता है, टेंशन में होता है व्यक्ति, तो वो एक प्रकार से वो इमोशनल एक प्रकार से क्रिया करने लगता है और इमोशनल हो जाता है, तो वो होता है न्यूरोसिस, उसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, कौन सा मानसिक विकार नहीं इनमें से? मानसिक विकार कौन सा नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से मानसिक विकार जो नहीं है वो है गाउट। गाउट जो है मानसिक बीमार मतलब कि विकार नहीं, जबकि मिर्गी, न्यूरोसिस और मनोविकृति ये सब मानसिक विकार की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के विकास की अवस्था है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के विकास की अवस्था है, बताएं कैसे विकास की? व्यक्तित्व के विकास की भी अवस्था है और भावात्मक रवैया। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ एंड बा दोनों। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के विकास की मतलब कि व्यक्ति के विकास की मतलब अवस्था है, व्यक्तित्व भी अवस्था और भावात्मक रवैया भी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बच्चों में संवेगात्मक संयोजन प्रभावित होता है, बताएं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है भाई? तो उस प्रभावित होता है कक्षा शिक्षण में भी, व्यक्तित्व निर्माण में भी और अनुशासन में भी एक प्रकार से संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है बच्चों का। इन सभी से ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व निर्माण में भी प्रभावित होता है, अनुशासन में भी प्रभावित होता है और कक्षा शिक्षण में भी प्रभावित होता है। इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ इन सभी स्थानों पर होता है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य परिषद की स्थापना कब हुई? तो मानसिक स्वास्थ्य परिषद के स्थान पर आप समिति कर लीजिएगा, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य समिति या परिषद, ठीक है, मेरे हिसाब से समिति ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो बताएं मानसिक स्वास्थ्य समिति का विकास मानसिक स्वास्थ्य समिति की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था किलफोर्ड बियर्ड महोदय ने 1908 ईस्वी में। आपको बता दूं ये प्रश्न पूछा गया है 2022 की परीक्षा में, तो आप ये प्रश्न एकदम से रट लीजिएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार, और ऊपर वाला प्रश्न जो है मानसिक स्वास्थ्य परिषद जो मैंने आपको समिति बताया था, मानसिक स्वास्थ्य समिति 1908 में स्थापित हुई थी, ये प्रश्न भी आया हुआ था। अगला प्रश्न है फ्रायड, इनका नाम है पूरा सिगमंड फ्रायड और मनोवैज्ञानिक हैं ये। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की कितनी अवस्थाएं हैं, तो इन्होंने मन की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया। कौन सी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं भाई, एक है अचेतन, एक चेतन और एक अग्रचेतन, ये 3 अवस्थाएं होती हैं मन की। अगला प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए संतुलन की भी आवश्यकता होती है, पूर्व अभिव्यक्ति की भी आवश्यकता होती है और संपूर्ण व्यक्तित्व की भी आवश्यकता होती है, यानी कि इन सभी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना क्या है, इनमें से बताएं। मार्गांतरीकरण करना है, मतलब कि अपने मार्ग से हट जाना, किसी जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उससे हट जाना, बाधाओं को नष्ट करना है, दूर करना, या फिर पलायन करना, कहीं पर दूसरे स्थान पर चले जाना, बताएं। तो प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना जो है वो होती बाधाओं को नष्ट करना या दूर करना। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि राम नई पुस्तक से पढ़ना चाहता है, परंतु परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से वह पुरानी और फटी पुस्तक खुशी से पढ़ता है। यह स्थिति क्या है? समायोजन की, भग्नाशा की, कुंठा की या संघर्ष की? तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम लोग कहते हैं समायोजन। चूँकि उसके पास नई पुस्तक नहीं है तो भाई जो है आर्थिक स्थिति अपना देखता है कि भाई आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है, तो पुरानी और फटी पुरानी पुस्तक ही पढ़ लेता है, उसी में एक प्रकार से अपने आप को समायोजित कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, यह परिभाषा किसने दी? तो समायोजन की परिभाषा को देते हुए गेट्स एवं अन्य ने ये परिभाषा दी थी। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, या किसने कहा था, यानी यह परिभाषा किसने दी है समायोजन की? तो समायोजन की ये परिभाषा दी है स्किनर महोदय ने। स्किनर एक प्रकार शिक्षा शास्त्री भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं। तो समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, मतलब समायोजन जो होता है वो सीखने, अधिगम माने होता है लर्निंग, तो लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है उसी के द्वारा व्यक्ति समायोजन करना जानता है, सीखता है। तो अधिगम की प्रक्रिया ही समायोजन है, ऐसा कहा स्किनर महोदय ने। ऑप्शन नंबर सा लगा दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार 2022 में ये प्रश्न कई विश्वविद्यालयों में पूछा गया है, एकदम से स्टार बना लीजिए, आपके परीक्षा में आने वाला। अगला प्रश्न है, समायोजन की प्रक्रिया है स्थिर है या गत्यात्मक है? स्थिर मतलब होता है रुकी हुई, गत्यात्मक मतलब होता है जारी, यानी कि कंटिन्यू। तो समायोजन की जो प्रक्रिया होती है गत्यात्मक है, ये एक प्रकार से कंटिन्यूअस है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए एक बार वीडियो को शेयर करेंगे भाई सभी लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न क्या है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का क्या संकेतक है भाई? दूसरों की आलोचना करना, या अपनी बात पर अड़े रहना, या संवेगों पर नियंत्रण करना, या दिवा स्वप्न देखना। दिन में स्वप्न देखना, दिवा स्वप्न देखना मतलब होता है। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है संवेगों पर नियंत्रण रखना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना। ठीक है, अगर आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुस्सा किसको आती है? अकड़खास मुर्दे की पहचान होती है। गुस्सा उसको बहुत ज़्यादा आती है जो एक प्रकार जिसके अंदर जान नहीं होती, जिसके अंदर बल की कमी होती, जो कुपोषण का शिकार होता है, उसको जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये कुछ हद तक सही बात है, पूरी हद तक नहीं सही है। जो मैंने कहा कि भाई अकड़ खास मुर्दे की पहचान, ये सब कहावतें चली है गाँव वगैरह में। अगला प्रश्न है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कैटल ने, गाल्टन ने, या कोहलमान ने, या फिर स्टर्न महोदय ने? बताएं, सारे मनोवैज्ञानिक हैं, बताएं बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसको किया था गाल्टन महोदय ने। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई विश्वविद्यालयों में लगातार परीक्षा में प्रश्न आ रहा है ये देखिए अगला प्रश्न भी वही है। अगला प्रश्न है, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, ये पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा कैटल महोदय ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, रट लीजिएगा, एकदम से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हमारे देश में पल्स पोलियो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है पोलियो के इलाज के लिए, पोलियो को ख़त्म करने के लिए, उन्मूलन के लिए, या फैला रहा पोलियो मतलब पोलियो को फैलाने के लिए कि टीका लग रहा है? तो भाई देखिए, पोलियो को फैलाने के लिए तो टीका लगेगा नहीं। पोलियो का इलाज बहुत पहले पोलियो की बीमारी होती थी, अब कम हो गई है, तो वो तो बीत गया। पोलियो को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बा लगाइएगा, पोलियो उन्मूलन, पोलियो को खात्मा करना जड़ से। अगला प्रश्न है, रोग का अतार्किक भय क्या होता है? तो रोग का अतार्किक भय होता है
फैथोफोबिया। फैथोफोबिया का मतलब होता है कि एक प्रकार से किसी रोग को लेकर के पहले से ही आपके दिमाग में कि भाई ये हो जाएगा, बुखार हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसी धारणा मन में बना लिया आपने। या खांसी आएगी तो मैं रह नहीं पाऊंगा, हमारा सर दर्द करने लगता तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ या पढ़ नहीं पाता हूँ। तो ऐसी धारणा अगर आपके मन में है तो आप पढ़ नहीं पाओगे कभी, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठोगे तभी आपका सर दर्द होगा। तो ये धारणा जो होती है, इसी रोग को बोलते हैं फैथोफोबिया। ये फोबिया जो होता है ये रोग होता है एक प्रकार से, ठीक है। तो फैथोफोबिया का सीधा मतलब होता है कि आप किसी रोग के बारे में नहीं जानते हैं और अतार्किक भय है, मतलब आपके अंदर फर्जी का भय बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, शेयर करिएगा एक बार सभी लोग वीडियो को। अगला प्रश्न देखें, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में शामिल है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में क्या शामिल है भाई बताइए। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में शामिल है स्कूल और स्वास्थ्य शिक्षा, ये शामिल है, बिल्कुल ठीक बात है। स्वच्छ वातावरण भी शामिल है, संचारी रोगों का नियंत्रण भी शामिल है। ऑप्शन नंबर द लगा दीजिएगा उपयुक्त सभी, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में ये सारी सेवाएं शामिल हैं, स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, स्वच्छ वातावरण, संचारी रोगों का नियंत्रण। अगला प्रश्न, संचारी रोग मतलब जो फैलने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न, बीसीजी वैक्सीन के खिलाफ है, खसरा रोग के, टीबी रोग के, चेचक के या फिर हैजा के। तो जो बीसीजी का वैक्सीन है, टीका लगाया जाता है वो टीबी रोग को ख़त्म करने के लिए, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न है पार्किसन मतलब कि पार्किसनिज्म मस्तिष्क में दोषपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर के कारण होता है, बताएं क्या होता है। इसके कारण से होता है भाई डोपामाइन। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सामुदायिक स्वास्थ्य का लक्ष्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य का क्या लक्ष्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य का लक्ष्य है बेहतर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, बेहतर स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण, संचारी रोगों को दूर करना, ये सामुदायिक स्वास्थ्य का लक्ष्य होता है। ऑप्शन नंबर द लगा दीजिएगा उपयुक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। WHO का मुख्यालय जो स्थित है वो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जिनेवा कहाँ पर पड़ता है भाई, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग 1890 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द का जो प्रयोग किया गया था कब, 1890 में किया गया था सबसे पहला। तो ये प्रश्न आपका तैयार होगा। दूसरा प्रश्न इसका ये है कि भाई सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द किसने दिया था। तो इसको दिया था कैटल महोदय ने। आपको मैंने कैटल के बारे में एक पुस्तक बताई है, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, इसी में इन्होंने मानसिक परीक्षण की बात कही थी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपकी परीक्षा में ये सारे प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। प्रश्न है, किस प्रकार की जलन में त्वचा लाल हो जाती है परंतु फफोले नहीं पड़ते हैं, बताएं। तो किस प्रकार की त्वचा मतलब जलन में त्वचा लाल हो जाती है और फफोले नहीं पड़ते हैं, तो वो होती भाई साधारण जलन। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर आ साधारण जलन, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है। प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत इनमें से देखिए, भीड़ को हटाना, ये प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है, बिल्कुल ठीक बात है। रक्तस्राव को बंद करना, अगर खून बह रहा रोगी को तो उसको भी खत्म करना, खून को रोकना, ये दोनों काम प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड में तुरंत व्यक्ति को करना चाहिए। इसके अलावा तीसरा है भीड़ इकट्ठा करना, भीड़ को हटाना चाहिए, भाई भीड़ को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है बिल्कुल पूरी तरीके से। कपड़े ढीले करना, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो यानी कि बा, दा और आ, ये तीनों ठीक बात है प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत में, यानी प्राथमिक चिकित्सा में तीनों चीज़ें की जाती हैं, जबकि जो है भीड़ को इकट्ठा नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछा जा रहा था कि भाई सिद्धांत क्या नहीं है इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्राथमिक उपचार करने वाला हो सकता है डॉक्टर, अध्यापक, स्काउट या उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक उपचार करने वाला क्या हो सकता है, प्राथमिक उपचार करने वाला कोई भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए। अध्यापक भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, स्काउट भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिक लू लगने पर शरीर का तापमान हो जाता है। तो जब अधिक लू लगती है गर्मियों के महीने में, जब चलती है चैत बैसाख के महीने में, एक प्रकार से पछियाव चलती है लू टाइप की, तो आप लोगों ने देखा होगा गरम गरम होती है हवाएं, तो उसका तापमान जो होता है वो 105 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है जलन के मुख्य प्रकार हैं, बताएं जलन के कितने प्रकार हैं। जलन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है परख नली शिशु का विकास होता है। परख नली शिशु का विकास होता है, बताएं गर्भाशय में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन ही, गर्भाशय में होता है परख नली शिशु का विकास। अगला प्रश्न सामान्यतया स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है, बताएं सामान्यतः स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है भाई। तो रक्त की मात्रा जो होती है सामान्य शरीर में, स्वस्थ शरीर में, जानते कितनी होती है 6 से 7 लीटर के आस, मतलब 6.7 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आरबीसी का जीवन काल यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है। ब्लड में होती हैं ये खून में, तो इनका जो जीवन काल होता है 90 से 120 दिन के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय डैश अंडाणु का निर्मोचन करता है। कितने अंडाणुओं का निर्मोचन करता है भाई, तो एक अंडाणु का निर्मोचन करता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट है। स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाणुओं में से एक अंडाशय एक अंडाणु का क्या करता है, एक अंडाणु का निर्मोचन करता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दानेदार श्वेत कणों में किस पर लाल अम्लीय रंग चढ़ता है। तो किस पर चढ़ता है भाई, वो होता है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल जो होता है वो दानेदार श्वेत कणों में जो है इयोसिनोफिल पर लाल अम्लीय रंग चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, अंडाशय पाए जाते हैं नर जनन तंत्र में या मादा जनन तंत्र में, बताएं अंडाशय कहाँ पर पाया जाता है, मादा में या फिर नर में, पुरुष में या महिला में। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मादा जनन अंग है अंडाशय। ठीक है, क्या कौन सा जनन अंग है, मादा का जनन अंग है अंडाशय। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, गर्भाशय का जो भीतरी स्तर होता है वो क्या कहलाता है, बताएं मायोमेट्रियस, एंड्रोमेट्रियस मतलब इंडोमेट्रियम, या फिर जनन एपिथीलियम या जर्मिनल एपिथीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भाशय का जो भीतरी स्तर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है। तो अंडोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो LH के प्रभाव स्वरूप होती है। LH का मतलब क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण से अंडोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानो प्लेसेंटा होती है, मानो प्लेसेंटा होती है, बताएं कहाँ पर होती है, मतलब क्या होती है भाई, हीमोकोरियल होती है, मानो प्लेसेंटा हीमोकोरियल होती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। भ्रूण में मतलब जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है छोटा सा, मतलब भ्रूण मतलब होता है एक प्रकार बच्चे बनने की आकृति से पहले की बात, तो भ्रूण माँ के रक्त से पोषण करता है, इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा के द्वारा, यही होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं। तो गैमीट निर्माण को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमीट निर्माण को हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है पेशीय तंत्र के द्वारा या तंत्रिका तंत्र के द्वारा या जनन स्तरों के द्वारा या प्रसंचरण तंत्र के द्वारा। तो जो पूर्ण विकसित जंतु होते हैं उनमें सभी संरचनाएं जो होती हैं वो जनन स्तरों के द्वारा विकसित होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया था 2022 की परीक्षा में। अगला प्रश्न है स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेनटोइस किसमें सहायता करती है, बताएं स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेनटोइस किस में सहायता करती है, श्वसन में, उत्सर्जन में, सुरक्षा में, पोषण में। तो पोषण में करती है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है, ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है कहाँ पर, बताएं तो ये स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है हमारे शरीर से
प्रतिदिन लगभग कितना द्रव जो होता है वो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। बताएं प्रतिदिन हमारे शरीर से लगभग कितना द्रव जो है वो मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। तो लगभग 1 या 1.5 लीटर जो है बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मूत्र में जल की मात्रा 96% होती है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% आने वाला प्रश्न है और इससे पहले वाला प्रश्न भी 100% है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न हैं, चूँकि 2022 में कई विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं प्रश्न, तो अब की बार भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न, शरीर का प्रतिरक्षण 2023 में भी ये प्रश्न आया है 2-3 विश्वविद्यालयों में। अगला प्रश्न है, शरीर का प्रतिरक्षण निम्न प्रकार का होता है। शरीर का प्रतिरक्षण कैसा होता है भाई, स्वाभाविक और उपार्जित होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था, बताएं। तो सबसे पहले एड्स वायरस जो देखा गया था वो 1981 में देखा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और आ भी सकता है। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम। तो ये तो सर्तियाँ आएगा 2023 की लगभग जितने विश्वविद्यालय हुए सभी में ये प्रश्न पूछा ही गया है। एड्स का पूरा नाम, एड्स का फुल फॉर्म। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रट लीजिएगा एकदम से, ये आपका 1 नंबर दे करके जाएगा। अगला प्रश्न है, HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का क्या नाम है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का क्या नाम है, उसका नाम है T4। आपको बता दूं कि ये जो पेपर मैं आपको बताता हूँ या जो मॉडल पेपर मैं करवाता हूँ ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध होता है। सभी का सिलेबस वही है और वही चीज़ें पढ़नी है। तो ये मत सोचिए कि हमारा यूनिवर्सिटी ये है तो हम नहीं पढ़ सकते शुक्ला सर की वीडियो। बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से आप हैं, ठीक है, तो पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1984 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया था, बताएं। HIV का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, ये भी याद कर लीजिएगा। किया था रॉबर्ट सी गैलो ने। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस, ये देखिए हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न, अब की बार भी आएगा। विश्व एड्स दिवस बताएं सभी लोग, 1 दिसंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एड्स की सिरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण है, बताएं। तो एड्स की सिरमी जांच के लिए उपयुक्त जो परीक्षण है वो एलिसा किट होती है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एड्स की उपचार की औषधि है, बताएं इनमें से कौन सी एड्स की औषधि उपचार के लिए एड्स की। तो उसका नाम है ज़ाइडोबुडाइन। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न देखें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सभी प्रश्नों को हमने जो है ऐसा रखा था कि वो आपसे पूछे जाएं, आपकी परीक्षा में आ जाएं, ठीक है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हीमोग्लोबिन जो होता है, बताएं हीमोग्लोबिन जो होता है वो किस में सहायक होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो श्वसन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं तीव्र गति से पढ़ाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है सारी चीज़ों को एक प्रकार से बहुत कम समय में जान पाएँ, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न लगभग अब तक हो चुके हैं और इसी प्रकार से मैं चर्चा लगातार करता रहूँगा, तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। थोड़ी सी क्लास और बची हुई है, लगभग जो है 50-60 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको मैं करवा दूँ, ठीक है। तब तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीव्र गति से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग जो है वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किस में सहायक होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो श्वसन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है भैया, बताएं सभी लोग। 1 मिनट में जो स्वस्थ मनुष्य होता है वो लगभग 15 से 18 बार सांस लेता है। कितनी बार भैया, 15 से 18 बार एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो सांस लेता है। कितनी बार लेता है भाई, स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में जो सांस लेता है 15 से 18 बार लेता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न एकदम से रट लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्वास नालिका का निर्माण होता है पी के आकार की उपस्थिति से या फिर सी आकार की उपस्थिति, या छल्ले नहीं होते इसमें, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य की श्वास नालिका का निर्माण जो होता है वो सी आकार के उपस्थिति से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, हृदय बना है ऐच्छिक पेशियों के द्वारा, अनैच्छिक पेशियों के द्वारा, या फिर हृदय पेशी द्वारा, या फिर कार्टिलेज के द्वारा, बताएं।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हृदय बना है। तो हृदय बना है अनैच्छिक पेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, रक्त के कार्य हैं, बताएं रक्त के क्या कार्य हैं भाई, फटाफट, थक्का जमाना, रोगों की रक्षा करना, शरीर की स्वच्छता या फिर उपरोक्त सभी। तो रक्त के कार्य हैं, रक्त के कार्य हैं आपसे पूछा गया है। देखिए रक्त का थक्का जमाना रक्त के कार्य जिम्मे नहीं आता है, वो एक प्रकार से दूसरे का काम है, ठीक है। प्लाज्मा वो काम करता है, रक्त के थक्का जमाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, विटामिन के की भूमिका होती है उसमें। तो रक्त का कार्य होता है रोगों से सुरक्षा करता है शरीर की, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मनुष्य में सामान्यतः हृदय धड़कता है प्रति मिनट। तो मनुष्य में सामान्यतः हृदय धड़कता है प्रति मिनट, कितने बार धड़कता है भाई, 1 मिनट में कितनी बार मनुष्य का हृदय धड़कता है, तो वो धड़कता है 72 से 75 बार। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली क्या कहलाती हैं, शिराएँ कहा जाता है उनको, या फिर धमनियाँ कहा जाता है, या हृदय धमनी कहते हैं, बताएं फटाफट से उसको क्या कहते हैं। रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली जो हैं उनको क्या कहते हैं, शिराएँ या धमनियाँ, तो उनको बोलते हैं धमनी, ठीक है। क्या बोलते हैं, धमनियाँ। यानी रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर जो ले जाती हैं उनको बोलते हैं धमनियाँ। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है। परिसंचरण संस्थान का अंग क्या नहीं है इनमें से भाई, तो गुर्दे जो होते हैं वो परिसंचरण संस्थान के अंग नहीं हैं। बाकी रक्त जो है, हृदय, धमनी और शिरा, ये सब रक्त परिसंचरण तंत्र में, ब्लड सर्कुलेशन में अत्यंत भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुर्दों की भूमिका नहीं है परिसंचरण में। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है फेफड़े, हृदय, धमनियाँ या शिराएँ। तो परिसंचरण तंत्र के अंग की बात की जाए, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है फेफड़ा। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेफड़े इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है भाई धमनियों में, शिराओं में, रक्तवाहिनियों में, कोशिकाओं में। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है कहाँ पर भाई, धमनियों में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, चूँकि इसी प्रकार से वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ, ठीक है। प्रश्न है, यह पदार्थ बड़ी आंत में अवशोषित होता है, बताएं ये पदार्थ बड़ी आंत में अवशोषित होता है, ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो अम्ल या फिर जल। करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताइए। यह पदार्थ बड़ी आंत में अवशोषित होता है, तो जल। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, बताएं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। टाइलिन नामक एंजाइम जो पाया जाता है वो लार रस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर। कहाँ पर भाई, लार रस में पाया जाता है टाइलिन नामक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, रुधिर की शुद्धि शरीर के किस अंग में होती है, श्वसन नालिका में, अमाशय में, हृदय में या फेफड़ों में। रुधिर जो यानी खून जो होता है उसकी शुद्धि जो होती है वो फेफड़ों में ही होती है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर, सा करेक्ट आंसर, फेफड़ों में खून की शुद्धि होती है, रक्त की शुद्धि होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में 100% आने वाला, ये बात ध्यान की स्टार बनाई दी हमने, अब आएगा ये प्रश्न आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है, 4 फेफड़े होते हैं क्या, या 1 होता है, या फिर 2 फेफड़े होते हैं या अनेक होते हैं, बताएं। तो बताइए भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, फेफड़ों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 फेफड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग है फेफड़े, नासिका, अमाशय, त्वचा। तो अमाशय जो होता है वो तो पेट है भाई, अमाशय क्या है, अमाशय आपका पेट है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है, श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग क्या, मतलब प्रमुख अंग है, अच्छा है पूछा गया ना। देखिए श्वसन क्रिया कह रहा है ना, श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग है। देखिए श्वसन क्रिया में देखिए नासिका तो एक प्रकार से वो है ही, लेकिन फेफड़े जो होते हैं श्वसन क्रिया के सबसे प्रमुख भाग होते हैं।
अगर वो ना हो तो फिर सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा श्वसन का। तो ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रमुख अंग है श्वसन क्रिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में सहायक नहीं है कंठ और गला या फेफड़े या वृक्क या फिर श्वास नालिकाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन या जो श्वसन क्रिया होती है उसको बोलते हैं श्वास उच्छ्वास प्रक्रिया। तो श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में सहायक नहीं है, वो होते हैं वृक्क जो हैं वो सहायक नहीं हैं। बाकी कंठ और गला सहायक है, फेफड़े सहायक हैं, श्वास नलिकाएं सहायक हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखिएगा। श्वसन क्रिया का यह अंग श्वसन क्रिया और रक्त शुद्धि दोनों कार्य करता है। श्वसन क्रिया का जो अंग है खास करके फेफड़ा, वो क्या करता है? वो एक प्रकार से श्वसन अंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, श्वसन क्रिया भी करवाता है और रक्त शुद्धि भी करता है फेफड़ा। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया कई बार। अगला प्रश्न है प्राणवायु कहलाती है। तो प्राणवायु आपको पता होगा O2 को बोलते हैं। O2 माने ऑक्सीजन को। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो आपसे पूछेगा वातावरण में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो आप बताओगे 78%। सबसे ज़्यादा गैस वातावरण में पाई जाने वाली है नाइट्रोजन N2। ठीक है, जलवाष्प की बात की है तो ये एक प्रकार से जो एक प्रकार से ज्वालामुखी वगैरह उत्पन्न होती है, तो वहाँ से जलवाष्प जो है तो जलवाष्प जो होता है, चूँकि मैं पूरी रात जागा हुआ हूँ, ठीक है, तो इसीलिए दिक्कत है। कल पूरी रात जागा था तो आज इसीलिए प्रॉब्लम हो रही, थोड़ा जमुआई टाइप की आ रही है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि वो ना आए बीच में। लेकिन फिर भी वो थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि रात रात भर पढ़ाई करनी पड़ती है। इस समय अपने भी पेपर हैं और आप लोगों के लिए भी व्यवस्था करनी रहती है। देखिए, प्राणवायु कहलाती है। प्राणवायु क्या कहलाती है भाई बताएं? प्राणवायु ऑक्सीजन को कहा जाता है, लेकिन नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21% वातावरण में पाई जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तीसरे नंबर पर है। आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जो है वातावरण को गर्म करने वाली गैस है। सबसे ज़्यादा वातावरण को गर्म करती है कौन? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जलवाष्प सबसे ज़्यादा जो है ज्वालामुखियों से निकलती है। और सबसे ज़्यादा जो वातावरण में गैस है वो है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन जो है उसका परसेंटेज है 21%, जो कि प्राणवायु कहलाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फेफड़ों की संरचना होती है ठोस, तरल, स्पंजी एवं कोमल या अस्पष्ट है। तो फेफड़ों की संरचना जो होती है वो स्पंजी और कोमल होती है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, फेफड़ों से वायु बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों से वायु बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं निःश्वसन। ठीक है, और फेफड़ों से वायु जो मतलब बाहर से वायु फेफड़ों में लेना, यानी अंदर लेना, वायु के अंदर लेने को हम बोलते हैं अंतः श्वसन। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में शुरू हो जाता है? तो प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में शुरू होता है भाई, बताइएगा सभी लोग। तो प्रोटीन का जो पाचन है वो शरीर के किस अंग में शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन शरीर के पेट से ही शुरू हो जाता है, यानी आमाशय से। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अगला प्रश्न है, आहार नाल के सबसे बड़े भाग का नाम बताइए। बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट या यकृत? तो आहार नाल की सबसे जो बड़ा भाग है वो है छोटी आंत। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, शरीर में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। तो शरीर में उपस्थित सबसे कठोर पदार्थ जो है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है इनेमल। इनेमल जो होता है दांत का एक भाग होता है, दांत वाला जो होता है, दांत जिससे बना होता है, उसी को बोलते हैं इनामल। तो शरीर का सबसे कठोर एक प्रकार से पदार्थ माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, भोजन हमारे शरीर के किस अंग में अवशोषित होता है, बताइए। तो भोजन हमारे शरीर के छोटी आंत जो होती है उस अंग में अवशोषित होता है भोजन। किस कहाँ पर भाई? छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर आ में दिया है छोटी आंत, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लार का pH मान कितना होता है? लार का pH मान कितना होता है भाई? तो लार का जो pH मान होता है वो होता है 6.8। ठीक है, कितना होता है? 6.8। लेकिन अगर बात की है खाने के बाद की, ठीक है, तो वो एक प्रकार से लगभग कितना हो जाएगा? 5.6 से लेकर के 7.9 तक जो है एक प्रकार से ये pH मान रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
यानी लार जो है ये अम्लीय होगी या फिर एक प्रकार से क्षारीय होगी, ये बताओ अब आप। तो पीएच मान जिसका 7 होता है उससे नीचे अम्लीय होता है, यानी लार कुछ कुछ अम्लीय है। ठीक है, 7 पीएच मान किसका होता है? उसका होता है शुद्ध जल का। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब जिसका पीएच मान 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, या पॉइंट में करके होगा, या एक प्रकार से 2 होगा, 1 होगा, वो सारे के सारे पीएच मान वाले पदार्थ जो होंगे वो एक प्रकार से खट्टे लगेंगे, अम्लीय लगेंगे। ठीक है, और इसके बाद मतलब 7 जो है उदासीन है। यहाँ पर आप देखते हैं पानी जो होती है ना तीक्ष्ण लगती है, ना आपको एक प्रकार से खट्टी लगती है, ना कोई प्रकार का कोई पानी का कोई स्वाद नहीं होता। ठीक है, तो पानी का कोई स्वाद नहीं होता, इसीलिए वो उदासीन है। और 7 से आगे आगे जैसे जाएंगे तो वो एक प्रकार से वो पदार्थ क्षारीय होता जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न ग्रास नली जोड़ती है। ग्रास नली किसको जोड़ती है भाई? ग्रास नली जो होती है वो गले से पेट तक जोड़ती है, मतलब पेट तक। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ग्रास नली को क्या कहते हैं? ग्रास नली को आहार नाल भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि इसी से आहार जाता है अंदर। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ग्रास नली श्वसन नली श्वास नली के लिए है, पार्श्व, अग्र, पृष्ठ या पृष्ठीय। मतलब ग्रास नली जो है वो श्वास नली के लिए किस दिशा में? तो उसके पीछे पश्च है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पेट बना होता है। पेट जो होता है वो 4 भागों से मिलकर के निर्मित होता है। कितने भागों से? 4 भागों से बन करके बना होता है। ठीक है, एक है कार्डिया, एक है फंडस, एक है बॉडी, एक है पाइलोरस। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, बड़ी आंत के पहले भाग को क्या कहा जाता है? तो बड़ी आंत के पहले भाग को हम लोग कहते हैं सीकम। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बड़ी आंत के दूसरे भाग कोलन दूसरे भाग को कहते हैं, तो उसमें क्या होता है? कोलन जो है वो एक प्रकार से आरोही अंग, अवरोही अंग या अनुप्रस्थ अंग या फिर ये सभी अंग, तो ये एक प्रकार सभी अंगों में शामिल है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक बार फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस लगातार आपके लिए आती रहें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा, नासिका और मुंह के पीछे का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? नासिका और मुंह के पीछे का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? नासिका, श्वास नाल, स्वर यंत्र, ग्रसनी। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको क्या बोलते हैं? नासिका और मुंह के पीछे का जो भाग होता है उसको हम लोग ग्रसनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी उपास्थि स्वरयंत्र की पिछली एवं बाजू की दीवार बनाती है? तो वो उपास्थि कौन सी है जो स्वरयंत्र की पिछली एवं बाजू की दीवार बनाती है? उसका नाम है किक्राइड उपास्थि। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखिएगा सभी लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्राइड उपास्थि जो होती है ये स्वरयंत्र की पिछली एवं बाजू की दीवार बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सर्दी या जुकाम होने पर शरीर में आर्द्रता रहती है, आर्द्रता बताएं, अधिक हो जाती है या कम रहती है? ठीक है, नमी जो होती है शरीर में वो जुकाम या सर्दी में कैसी हो जाती है? तो जुकाम या सर्दी में जो शरीर में आर्द्रता जो होती है वो अधिक हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? तो ग्रसनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ों में, ऊतकों में या आ एंड बा दोनों में? तो हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो फेफड़ों में भी होता है और ऊतकों में भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राश्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो प्राश्वसित वायु में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो 21% होता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जिस हवा को हम लोग बाहर से लेते हैं उसमें मात्र 21% ऑक्सीजन होती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई 78% जो है वो कौन सी गैस है? 78% जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है, 21% आपकी वो होती है ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी के मिले जुले भाग को हम लोग अपने अंदर लेते हैं, तो उनमें से एक प्रकार से जो ऑक्सीजन होती है उसकी 21% होती है। अगर आप जो है 2 ग्राम या 3 ग्राम सांस अंदर लेते हैं तो 2 ग्राम सांस या मान लेते 100 ग्राम सांस आप अंदर लिए हो, ठीक है, तो 100 ग्राम में से मात्र 21 ग्राम जो गैस होती है वो
ऑक्सीजन होती है, बाकी गैसें जो होती हैं वो नाइट्रोजन या अन्य गैसें होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है वृक्क या मूत्रपिंड या फेफड़े त्वचा मानव का अंग कहलाते हैं? परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका या पाचन। तो ये अंग क्या हैं? ये जो वृक्क है, वृक्क मतलब जो मूत्रपिंड होता है, ये जो फेफड़े हैं, त्वचा है, ये सब मानव के कौन से अंग हैं? ये सब मानव के उत्सर्जन अंग हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, मूत्रपिंड संख्या में कितने होते हैं? मूत्रपिंड की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, किडनी का वजन कितना होता है? किडनी का वजन जो होता है वो 125 से 170 ग्राम होता है पुरुषों में, और महिलाओं की किडनी के वजन की अगर बात की है तो 115 से 155 ग्राम के आसपास होता है महिलाओं में किडनी का वजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसकी रचना अंग्रेजी अक्षर के यू के समान होती है? तो हेनले कूप की रचना जो होती है वो अंग्रेजी के यू अक्षर की भांति दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हमारे शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना द्रव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है? मैंने आपको बताया था भाई लगभग 1.5 लीटर द्रव जो होता है मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर सा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया कई बार ये। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कंठमाला से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? कंठमाला संबंधित ग्रंथि कौन सी, इनमें से बताएं। सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कंठमाला से रिलेटेड ग्रंथि कौन सी है? तो उस ग्रंथि का नाम है भाई कौन सा? थायराइड ग्रंथि। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बा होगा आपका। अगला प्रश्न है, मुंह से सांस लेने की हानियाँ क्या हैं? मुंह से सांस लेने की जो हानियाँ हैं, हवा से क्या होते हैं? कीटाणु आपके अंदर चले जाते हैं, उल्टी भी आ सकती है, और गला खराब होने का भी डर बना रहता है। तो मुंह से सांस लेने की जो हानियाँ हैं उनमें सारी हानियाँ शामिल हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? दा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर दा इज राइट आंसर। दा में आप लगाइएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, मलेरिया रोग होता है? मलेरिया रोग किसके काटने से होता है भाई? मलेरिया रोग जो होता है वो एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तपेदिक रोग मुख्यतः निम्न 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है तपेदिक रोग भाई? 2 प्रकार का, एक फुफ्फुसीय और एक अफुफ्फुसीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में आ सकता है, पूछा आ सकता है प्रश्न कि योग शिक्षा से संबंधित उपकरण है। योग शिक्षा से संबंधित उपकरण कौन सा? इनमें से खेल सामग्री। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल सामग्री जो है ये योग शिक्षा से संबंधित उपकरण है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खुजली को फैलाने वाले परजीवी का क्या नाम है? तो खुजली को फैलाने वाले जो परजीवी होते हैं, मतलब जो कीटाणु होते हैं, वो होते हैं एकारस इकेबीज। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जब हड्डी टूटने के साथ घाव भी होता है तो इस प्रकार की टूट को हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं विषम अस्थिभंग। क्या बोलते हैं? विषम अस्थिभंग। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड्डी के जोड़ों पर अचानक झटका या जोर पड़ने से क्या होता है? अचानक झटका या जोर पड़ने से मोच आ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जोड़ की एक या अधिक हड्डी के हटने को क्या कहते हैं? तो जोड़ की एक या अधिक हड्डी हटने को हम लोग हड्डी का उतर जाना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रक्तस्राव इनमें से किसी प्रकार का, मतलब इनमें से किसी प्रकार का हो सकता है, किसी एक प्रकार बताएं, मतलब किस प्रकार का हो सकता है रक्तस्राव? इनमें से किस प्रकार का हो सकता है? कोशिकीय रक्तस्राव, बिल्कुल ठीक, कोशिका के माध्यम से। धमनी रक्तस्राव भी और सिरा से भी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर दा उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से शेयर करेंगे वीडियो को, लाइक भी करते रहिएगा। ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट आप लोग देख रहे हो, और शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बहुत सारी वीडियोस पहले से अवेलेबल है इस सब्जेक्ट की, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ की, बीए सेकंड सेमेस्टर, बीएससी सेकंड सेमेस्टर और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, चूँकि अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी को करिकुलर कोर्स है ये। अगला प्रश्न है, पृष्ठीय गुहा के पहले भाग में शामिल है। पृष्ठीय गुहा के पहले भाग में क्या शामिल है? कपाल गुहा शामिल है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिर का कौन सा सिरा सबसे ऊपर की स्थिति में होता है? तो सिर का जो एक प्रकार से ऊर्ध्व सिरा होता है सबसे ऊपर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शरीर से देखी जा सकने वाली शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन है। शरीर से देखी जा सकने वाली शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन क्या है भाई? सतही शरीर रचना। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा,
पीछे की ओर श्रोणि गुहा से तथा पूर्व काल में डायाफ्राम द्वारा कौन सी गुहा पार्श्व रूप से शरीर की भित्ति से जुड़ी होती है? बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उदर गुहा, मेरुदंड गुहा, श्रोणि गुहा या फिर वक्ष गुहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदर गुहा, आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अस्थि के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थि के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थि विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, अस्थि के अध्ययन को अस्थि विज्ञान। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है? कंकाल तंत्र का इनमें से कौन सा कार्य नहीं? भाई फटाफट से बताएंगे। देखिए, उपापचय करना ये कंकाल तंत्र का कार्य नहीं है। अंग की सुरक्षा करता है, खनिज संग्रह करता है, गति भी एक प्रकार से देता है, लेकिन कंकाल तंत्र जो होता है ये उपापचय पाचन में कोई भूमिका नहीं निभाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था कि भाई क्या नहीं भूमिका निभाता। अगला प्रश्न है, अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? तो अक्षीय कंकाल में अस्थियों की संख्या 80 के आसपास होती है, यानी 80 होती है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि अक्षीय कंकाल का भाग नहीं है? तो कौन सी अस्थि अक्षीय कंकाल का भाग नहीं? भाई हंसली जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खोपड़ी में चेहरे की कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी में चेहरे की लगभग 14 अस्थियां होती हैं चेहरे की। ठीक है, खोपड़ी में। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उरोस्थि की आकृति कैसी होती है? तो उरोस्थि की आकृति जो होती है वो टी की आकृति, यानी जैसे अंग्रेजी का टी होता है वैसे होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी अस्थि को जिह्वा अस्थि के रूप में भी जाना जाता है, देखा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो कौन सी अस्थि को जिह्वा अस्थि के रूप में भी जाना जाता है? तो उस अस्थि का क्या नाम है? उस अस्थि का नाम है कंटिका अस्थि। कंटिका अस्थि, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को बड़े आसानी से समझा और जाना। ठीक है, परखा। इसके अलावा और भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं एक और सजेस्ट करूंगा कि जो कुछ विश्वविद्यालयों के पेपर हुए हैं जिनको मैंने सॉल्व करवाया है, और वो विश्वविद्यालयों के जो पेपर हैं जिसको मैंने सॉल्व करवाया है, वो एक प्रकार से जो प्लेलिस्ट आज हमने शुक्ला स्टडी पॉइंट पर शेयर करी है, कम्युनिटी वाले कॉलम में आप जाइएगा शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, इसी चैनल पर, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो मैंने शेयर करी है। उसमें आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं 2022 वाले और 23 वाले, तो उन वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा, वहाँ से बहुत प्रश्न आने वाले हैं। बाकी ये वीडियो तो आपकी हो ही गई, यहाँ से लगभग बहुत सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन एक बार आप पेपर वाला भी देख लीजिएगा, उससे और हो जाएगा आपका थोड़ा तैयार। ठीक है, तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और मैंने जो बताया था आपका हिंदी के कोर्स को लेकर के, तो आप में से जिनको हिंदी का कोर्स लेना है, BA थर्ड सेमेस्टर में आप जाओगे, जैसे आप BA थर्ड सेमेस्टर में पहुँचेंगे तुरंत आपको कोर्स लेना चाहिए। मुझे जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको ले लेना चाहिए, और कोर्स लेने के लिए आप लोग हमारे नंबर पर SMS कर दीजिएगा। हिंदी का जिनको कोर्स चाहिए BA थर्ड सेमेस्टर का PDF नोट्स भी और कोर्स है, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। 91 61 93 60 62, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, आपको कोर्स दे दिया जाएगा। किसका? हिंदी साहित्य BA थर्ड सेमेस्टर का, जिसमें हिंदी गद्य के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत धन्यवाद।